Good morning, friends. Welcome in Anthronet JRF Academy. Today, let's solve today 2020 Anthropology UGC Net JRF exam paper because already हम लोग 2021 तक का सॉल्व करके देख चुके हैं. अब हम ज़्यादा नहीं 2018 तक का पेपर देख लेंगे क्योंकि 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था और इससे ज़्यादा रिपीट भी नहीं करेगा एग्ज़ाम में. तो अगर रिपीट करता है तो इसमें से कोई सा आ जाएगा. देखिए यहाँ पे हमें 2020 में वैसे तो ये पेपर सॉल्व है बट एनालिसिस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज which American women anthropologist published the book Return to Laughter in 1954 under the pseudonyms Eleanor Smith Bowen. एलेनोर स्मिथ बोवेन. बहुत सारी किताब में मैंने देखा था कि ये लोरिया बोहानन लिखा हुआ था इसका आंसर, बट द करेक्ट आंसर वाज लॉरिस लैम्पियर. रिटर्न टू लाफर बुक वाज wrote in 1954 and the author was Loris Lampier. Correct option is 4. Rinaldo Rosaldo was very famous anthropologist and इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिलीपींस ट्राइब पे हेड हंटिंग की स्टडी की थी. आप लोग पढ़ेंगे इसकी बहुत केस स्टडी बहुत अच्छी है. रिनाटो रोसाल्डो की उन्होंने फिलीपींस ट्राइब पे उनकी जो हेड हंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें ग्रिफ्ट की स्टडी की थी. कभी टाइम मिले तो उसे पढ़िएगा, बहुत अच्छी केस स्टडी है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is Aborigine group had between studies by Radcliffe Browns? Radcliffe Brown हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे. इन्होंने कैरेरा ट्राइब की स्टडी की थी 1931 में. कैरेरा ट्राइब की स्टडी की थी इन्होंने 1931 में. कैरेरा ट्राइब हमारी जो है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनेट ट्राइब है. ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनेट ट्राइब है. ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनेट ट्राइब है. ठीक है, let's correct option is 3. Let's move on the next question. Next question is who among the following is symbolic anthropologist called a experimental experimental and playful anthropology? कौन से सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी को प्लेफुल एंथ्रोपोलॉजी कहा था? प्लेफुल एंथ्रोपोलॉजी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विक्टर टर्नर होना चाहिए बिकॉज प्लेफुल एंथ्रोपोलॉजी बुक में तो विक्टर टर्नर ही दिया था पर नेट पे हमारा मेरी डगलस आ रहा था. लेट मी वेरीफाई दिस फैक्ट. Which anthropologist for symbolic anthropology is called as experimental and playful anthropology? After class, I will check these questions and update in comment box because this is a disputed questions. And sometimes Clifford Gerris may be, Mary Douglas may be, and Victor Turner may be because playful से तो विक्टर टर्नर ही रिलेटेड है, ये तो क्लियर है. बट अब देखना है कि क्या ये मेरी डगलस से भी रिलेटेड है. ठीक है, अभी के लिए आंसर इसका विक्टर टर्नर है. बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो आई विल अपडेट इन अ कमेंट. Okay, let's see the next question. Next question is which one of the following is belonging to Semitic kin and system is identified by Morgan. System is identified by Morgan. The correct option is Persian. पर्शियन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. पर्शियन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. क्वेश्चन नंबर 4.
Let's see the next question. Next question is discursive text. Transferred to anthropology, Jacques there is a method to inquiry, effective intel. इन्होंने डिस्कर्सिव टेक्स्ट का मेथड यूज किया था. डिस्कर्सिव टेक्स्ट, एंड ऑफ द एथनोग्राफिक अथॉरिटी, नॉलेज एज सिचुएटेड एंड ग्रैंड नैरेटिव. इन्होंने जो मेथड यूज किया था इनका डिस्कर्सिव टेक्स्ट था. डिस्कर्सिव टेक्स्ट, जैकिस दरिदा, इनकी बहुत फेमस, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है. पोस्ट मॉडर्निस्ट की कैटेगरीज में आते हैं. जैकिस दरिदा का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी. डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी. इन्होंने कहा था कि इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है या किसी भी टेक्स्ट का जो वैल्यू होता है वो सेम नहीं हो सकता. वो समय के साथ मॉडिफाइड होता है. जैसे कि एक्ट होते हैं, वैसे तो इन्होंने इपिकल पर्सपेक्टिव में लिखा था. वो समय के साथ उसका जो मीनिंग होता है चेंज होता है. दैट्स द मीनिंग ऑफ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी गिवन बाय जैकिस दरिदा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसको हिंदी में पढ़ना है पढ़ सकते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिटिक ऑफ मार्गरेट मेड स्टडी ऑफ समोहन ट्राइब. समोहन ट्राइब की स्टडी करने के लिए मार्गरेट मेड को किसने क्रिटिसाइज किया था. एक बार ये मैचिंग में पूछ दिया गया था. मैचिंग में बहुत सारे क्रिटिक थे और एक साइड में किसको क्रिटिसाइज किया था, ऐसे मैचिंग सेक्शन में था. तो यहाँ पे डेरेक फ्रीमैन ने क्रिटिसाइज किया था मार्गरेट मेड को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोनाल्ड एडन डेमोस्ट्रेटेड द रिलेवेंस ऑफ ओरिएंटलिस्ट क्रिटिक फॉर साउथ एशियन स्टडीज इन हिज बुक. देखिए, जैसे ही साउथ एशियन स्टडीज आया तो हमारे दिमाग में ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये बेसिकली ओरिएंटलिज्म है, तो हम उस पर लगा के आ जाएंगे. नहीं, ये एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर से रिलेटेड है. क्यों है? क्योंकि रोनाल्ड एडन जो थे ये बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. और ये जो हमारी एडवर्ड सैड कहाँ है, एडवर्ड सैड से ये बहुत इन्फ्लुएंस थे. एडवर्ड सैड की जो किताब थी ओरिएंटलिस, इनकी एक किताब थी ओरिएंटलिस, इसी बुक से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने ओरिएंटलिस की क्रिटिक किया साउथ एशियन स्टडी में. उनकी किताब थी एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर. रोनाल्ड एंडन की बुक थी एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना जब मैं ग्रुप पे PDF सेंड कर दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सिग्निफिकेंट इन ट्रेडिशन इंडियन सिटी. लैक ऑफ फैमिलीज्म, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, automizations and formalizations. Correct option is automizations. Let's move on the next question. Next question is, the postmodern anthropology such as George Marcus, Michael Fishers, Ronaldo Rosaldo, नाम देख लेना, रिनाल्टो रोसाल्डो है, एंड पाउल रेडबर्ग, एडवोकेट फॉर एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी. ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछा भी गया है. एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी, जॉर्ज मार्कस, वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. माइकल फीजर, ऑल्सो वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. रिनाटो रोसाल्डो, वेरी फेमस. एंड पाउल रेनबो, ये तो एथनोग्राफी से रिलेटेड है. इन्होंने मल्टी साइटेड, जॉर्ज मार्कस ने एक टर्म दिया था मल्टी साइटेड ethnography. Multi-sited ethnography term is given by George Marcus. Let's move on the next question. Next question is, which of the following is subdivision of clan? Subdivision of clan. Clan is subdivision of clan. Clan यहाँ पे lineage है. Clan किसका subdivision होता है? तो ये होता है lineage. देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है descent. यहाँ ध्यान से देखिएगा, descent होता है. descent के बाद क्या होता है? डिसेंट होता है. डिसेंडेंट होते हैं. डिसेंडेंट के बाद क्या होता है?
लीनिएज होता है, लीनिएज के बाद क्या होता है, क्लैन होता है, क्लैन के बाद क्या होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज के बाद क्या होता है, मोइटीज होती हैं, मोइटीज होती हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट वेज होता है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, बाहर से देखते हैं, ये क्या है, मोइटी है, ये क्या है, फैक्ट्री है, ये क्या है, लीनिएज है, ये क्या है, लीनिएज के बाद क्या है, सॉरी ये क्लैन है, ये लीनिएज है, और सबसे लास्ट में हमारा आता है डिसेंडेंट आते हैं। ठीक है, ये टर्म हमारा होता है। तो कह रहा है कि क्लैन किसका सब डिवीज़न है, क्लैन किसका सब डिवीज़न है, बहुत सारे छोटे छोटे लीनिएज आते हैं तो क्लैन का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, और जब क्लैन कंबाइन होते हैं बहुत सारे तो फ्रैक्ट्रीज बनती हैं। ये सब डिवीज़न क्लैन तो फ्रैक्ट्री सब डिवीज़न नहीं होगा, फ्रैक्ट्री कम्बिनेशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लीनिएज। ये क्रोनोलॉजी होती है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following book Marilyn Starton employed the deconstructive method? मैरी स्टार्टन की एक बुक थी, द जेंडर ऑफ द गिफ्ट। ये मैरी स्टार्थन की बुक है। मैरी स्टार्थन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो हमारी बुक में मेंशन है। एंड इसी वॉज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने बहुत काम किया है जेंडर पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। And which of the following is the medical anthropologist approach the conduct of phenomenological studies? देखिए, archaeological, cultural ecology and biological and critical. The correct answer is biological. Let's move on the next question. यहाँ पे डिस्क्रिप्ट एनालाइज करने वाला होगा, हम एनालाइज करेंगे। कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडिया आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ backwardness among the scheduled caste, scheduled tribe and the other backward classes. किसके बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया गया था, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, स्पेशली एंड इमोशनली बैकवर्ड एंड सोशली एंड इकोलॉजिकली बैकवर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज, सबको पता है ये तो, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the key characteristics of food foraging society? फूड फॉरेजिंग मतलब जो अर्ली सोसाइटी हुआ करती थी, कास्ट बेस्ड, सेगमेंट्री, क्लास बेस्ड एंड एगैलिटेरियन। तो करेक्ट ऑप्शन इज एगैलिटेरियन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Who among the following anthropologists develop a framework for the study of humanity in its social, cultural, biological and environmental dimensions without reducing one of the other? Social, cultural, biological dimensions without reducing one of the other. क्वेश्चन नंबर इज 65, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा टीम इंगोल्ड। ह्यूमैनिटी, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन विदाउट रिड्यूसिंग वन टू अदर। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा टीम इंगोल्ड। करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among following has first explained the concept of tri-caste continuum? Tri-caste continuum. Tri-caste continuum. Explained. First explained. देखिए वैसे तो F.G. बेली का नाम इसमें सही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो ट्राइब कास्ट कंटिनम था, एक बार हम इसकी एनालिसिस देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है। सबसे पहले ट्राइब कास्ट कंटिनम का जो कॉन्सेप्ट था, ट्राइब कास्ट कंटिनम, ये सुरजीत सिन्हा ने दिया था। सुरजीत सिन्हा ने दिया था। किससे इंस्पायर होके? रॉबर्ट रेडफील्ड के, रॉबर्ट रेडफील्ड का एक कॉन्सेप्ट था, पीसेंट एंड अर्बन कंटिनम। पीसेंट एंड अर्बन कंटिनम, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने ट्राइब कास्ट कंटिनम का कॉन्सेप्ट दिया था। बट इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था F.G. बेली ने। F.G. बेली ने 1960 में, और इसी पे इन्होंने अपनी पहली बुक राइट की थी।
पहली बुक तो नहीं लिखी थी, लेकिन हाँ इसमें इन्होंने एक बुक राइट की थी, ठीक है, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। सो करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 4। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, diagnosis of the chromosome aneuploidy of unborn children is normally done by the combination of amniocentesis called the cell culture and इसको हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है। पेडिग्री एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि पेडिग्री में हम ट्री की स्टडी करते हैं, जेनेटिक रिलेटेडनेस को काउंट करते हैं। और आरएलपी ये भी नहीं होगा, एंजाइम ऐसे तो होगा नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैरियोटाइपिंग। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68. Growth hormone that promote growth has an effect on just about every cell in the body is secreted by adrenal gland, pituitary gland, thyroid gland and testes and ovaries. ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमोफ्लोरेंसिस द पिग्मी fossils described by Brown et al. In 2004 were discovered from। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। होमोफ्लोरेंसिस 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 पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो होमोफ्लोरेंसिस फाउंड इन इंडोनेशिया। पिग्मी fossils described by Brown et al. 2004 इज प्रेजेंट इन इंडोनेशिया। अब जो स्टेटमेंट बना के देता है उसमें इटली डाल देगा, इथोपिया डाल देगा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया। इसी को हम हॉबिट्समैन भी बोलते हैं, हॉबिटमैन भी बोलते हैं। हॉबिटमैन आर फ्लोरमैन, हॉबिटमैन आर फ्लोरमैन के नाम से इसको जानते हैं। हॉबिटमैन आर फ्लोरमैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस लूसी लिव्ड इन। ये तो ईस्ट अफ्रीका में थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे। ईस्ट अफ्रीका लूसी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन डेवलप बाय। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2025 में रिपीट कर दिया था। 2025 के क्वेश्चंस में रिपीट कर दिया था। पूछ दिया था कि जो न्यूरल थ्योरी है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की, वो किसने दी है। तो न्यूरल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज गिवन बाय मोटो काइम्यूरा 1969। एक बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, याद रखेंगे। न्यूरल थ्योरी इज गिवन बाय मोटो काइम्यूरा 1969। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एपोच हैज बीन सजेस्टेड बाय सम टू रीनेम एज एंथ्रोपोसीन। होलोसीन को एंथ्रोपोसीन में रीनेम किया गया था। करेक्ट ऑप्शन इज 3। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। PRA इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजर। अब इससे डिटेल में क्वेश्चन पूछता है कि PRA क्या होता है। इससे एक क्वेश्चन पूछता है, हमारे यूनिट फर्स्ट में ही मेंशन है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजर एंड रैपिड रूरल अप्राइजल करके एक क्वेश्चन है। लेट मी चेक कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि रैपिड रूरल अप्राइजल और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन सब ये पूछते हैं और वो भी डिटेल में। देखिए जो रैपिड रूरल अप्राइजल होता है उसमें लर्नर या आउटसाइडर इंफॉर्मेशंस को गेट करता है। कैसे? इन्वेस्टिगेटर की तरह, क्योंकि ये रैपिड रूरल है और ये पार्टिसिपेटरी रूरल है। तो रैपिड रूरल में आउटसाइडर क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर होता है। इन्वेस्टिगेटर
गेटर होता है। जबकि जो रैपिड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल होता है, इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है, इनसाइडर पर्सपेक्टिव होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, इनसाइडर पर्सपेक्टिव होता है। सेकंड जो होता है एम्प्लॉयमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल फैसिलिटेटर, मतलब इसमें लोकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, लोकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। जबकि ये देखिए, ये जो होता है रैपिड रूरल अप्राइजर क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। जबकि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजर जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड होता है, जबकि पार्टिसिपेटरी में कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो इसमें डेटा कलेक्शंस के मेथड होते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब और भी ऐसे फॉर्मल मेथड होते हैं, जबकि इसमें जो होता है फोकस ग्रुप मेथड होता है, फोकस ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है रैपिड रूरल अप्राइजर जो होता है, उसमें एड एजेंसीज काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा को ऊपर पहुंचाती हैं, एड एजेंसीज काम करती हैं। जबकि जो हमारे पार्टिसिपेटरी होते हैं, इसमें एनजीओज वगैरह काम करती हैं, एनजीओ काम करते हैं और ये कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करती हैं। जबकि ये शॉर्ट टर्म होता है, जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजर होता है SHORT, शॉर्ट टर्म होता है। और जबकि ये जो होता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है रैपिड रूरल अप्राइजल एंड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। रैपिड रूरल अप्राइजल, they have to collect data as a investigator, and even though participatory rural appraisal community involvement is a local development, and rapid rural appraisal as a top down approach, and participatory rural appraisal as a bottom up approach। and डेटा कलेक्शंस मेथड जो होती हैं रैपिड रूरल अप्राइजर में सेमी स्ट्रक्चर्स इंटरव्यूज होते हैं, जबकि पार्टिसिपेटरी में फोकस ग्रुप स्टडीज होती हैं। एड एजेंसीज किस में काम करती हैं, रैपिड रूरल अप्राइजल में काम करती हैं, जबकि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजर में एनजीओज वगैरह काम करती हैं, ठीक है। मतलब जो रैपिड रूरल अप्राइजल होता है वो गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से काम करता है, और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल जो होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, ये लोकल कम्युनिटी के बेसिस पे काम करता है। तो सबसे पहले कौन आया था ये भी पूछा गया एक बार, तो रैपिड रूरल अप्राइजल 1970 में आया था, ठीक है। जबकि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल हमारा 1980 का कॉन्सेप्ट है। सो इसे याद रखेंगे, ये डिफरेंस होता है रैपिड रूरल अप्राइजल और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस विल बी ऑलवेज, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी ऑलवेज कितना होता है, ये -1 से +1 की तरफ काउंट किया जाता है, ठीक है। ये होता है ग्रुप में, देखिए मैंने यहाँ पे एक बार सेंड किया है कि कैसे काउंट करते हैं इसको, देखिए कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि काउंट करना इजी है, पर अगर फैक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर इतना दिमाग काम नहीं करता, तो चीज़ों को याद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर वहाँ पे और नहीं भी याद है तो अगर मेथड आ गया तो दैट्स ओके। यहीं पे तो सेंड किया था मैंने, कहाँ गया, देखिए ये रहा, ग्रुप में है ये चार्ट, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला देखिए। सेल्फ से जब काउंट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। मदर फादर या ग्रैंडसन या मदर फादर का डॉटर या सन से काउंट करते हैं तो 1/4 हो जाता है। सिस्टर ब्रदर का भी 1/4 हो जाता है। और देखिए 3 जनरेशन होती है जिनका सेम होता है। सबसे पहला ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन का जो होता है 1/8 होता है। अंकल नीस नेफ्यू का भी 1/8 होता है, और हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर का भी 1/8 होता है। डबल फर्स्ट कजन का भी 1/8 होता है। हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर डबल फर्स्ट कजन का 1/8 होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। इससे आप निकाल सकते हो अगर आपको जनरेशन पता है तो।
लेकिन ये याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो सेल्फ का 1/2, मदर और पेरेंट्स और चाइल्ड का 1/4, सिस्टर ब्रदर का भी 1/4, ग्रैंड पेरेंट्स का उनके ग्रैंड्स चाइल्ड से 1/8 होता है, अंकल का नीस नेफ्यू का भी 1/8 होता है, हाफ फर्स्ट सिस्टर हाफ फर्स्ट ब्रदर का भी 1/8 होता है, और डबल फर्स्ट कजन का भी 1/8 होता है, और हाफ फर्स्ट कजन जो होते हैं उनका 1/30 होता है, 32 होता है। सो ये ग्रुप में चार्ट है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछता भी है। तो कह रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होता है, -1 2 एंड +1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शन रिसर्च मीन्स रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्शन रिसर्च, एक होता है हमारा एक्शन रिसर्च, और एक और होता है एक्शन रिसर्च होता है और अप्लाइड रिसर्च। Action research, and the second one is applied research. अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च की ये स्पेशलिटी होती है ये कि तुरंत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम एक्शन रिसर्च का होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम एक्शन रिसर्च का होता है। जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, ये अप्लाई किया जाता है, ये इमीडिएट प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करके ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है, जिसे अलग अलग फील्ड में अप्लाई किया जाता है, मेडिकल में, स्पोर्ट्स में। ठीक है, ये सारे होते हैं, लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं, और एक्शन रिसर्च हमेशा साइक्लिक मैनर में चलती है, और इसको लुइस ने दिया था, लुइस कर्टिस ने दिया था। ये होती है एक्शन रिसर्च। लेट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नहीं हुआ क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में तो हम, ये तो अलग ही मेथड हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च देखिए दिए हुए है कंफ्यूज करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, genetic diversity is required to natural selection to act, but natural selections can reduce or eliminate diversity. What the process can restore genetic diversity to a populations by stabilizing selections? Correct option is 4, stabilizing selections. Correct option is 4, stabilizing selection. ठीक है, सिलेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है ये। Let's see the next questions. Homonadeli. Homonadeli is the new species of the genus Homo, was discovered from 2015 from Palestine, Australia, Indonesia, South Africa. Homonadeli सबसे रिसेंट डिस्कवर्ड स्पीसीज है, उसको साउथ अफ्रीका से डिस्कवर किया गया था। होमोनेडेली 2015, ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर देगा, यहाँ से रिपीट कर देगा कि होमोनेडेली को क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए। ये 2015 में डिस्कवर, सबसे रिसेंट। इसके बाद एक स्पीसीज डिस्कवर की गई है, शायद वो लूजोफेंसिस की स्पीसीज है, समथिंग लाइक ऐसी है कुछ, लूजोफेंसिस। ये फिलीपींस की स्पीसीज है, फिलीपींस की होमो है। ठीक है, ये 2017 की है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, उसके पहले हमारी होमोनेडेली थी जो 2015 में डिस्कवर की गई थी साउथ अफ्रीका से। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आ गया फुरवाटा इंडेक्स। फुरवाटा इंडेक्स ये फिर से रिपीट किया था दिसंबर, फुरवाटा इंडेक्स को दिसंबर में रिपीट किया गया था, दिसंबर 2024 में फुरवाटा इंडेक्स को। फुरवाटा इंडेक्स क्या होता है, वल। देखिए ये है वल, आओ आओ, ठीक है, वल इंटू 100, यानी कि होल इंटू लूप इंटू 100, ये हमारा फुरवाटा इंडेक्स होता है। और आओ इंटू 100 ये हमारा डेनिकर इंडेक्स होता है। आओ का मतलब आर्क और वो का मतलब वोल। ठीक है, ये हमारा डेनिकर इंडेक्स होता है। ठीक है, देखिए इसके भी मैंने अभी रिसेंट में ग्रुप पे नोट सेंड किए थे।
इसके पहले ही होगा जस्ट ये, देखिए देखिए ये क्या है, फुरवाटा इंडेक्स, लूप परसेंटेज इनटू 100 एंड वॉल। नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं, सही लिखा हुआ है। देखिए वॉल यानी होल अपॉन लूप इंटू 100, होल अपॉन लूप इंटू 100 हमारा फुरवाटा इंडेक्स होता है। और आओ यानी आर्क अपॉन होल जो होता है वो हमारा इंटू 100 डेनिकर इंडेक्स होता है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पैटर्निटी इंडेक्स में होता है वॉल इंटू 2 प्लस एल, लूप को प्लस करते हैं उसमें, ये हमारा पैटर्न इंडेक्स होता है। इसमें क्यों थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे याद रखना है, कुछ खास नहीं है। इससे पहले भी हमने वीडियो में कवर किया है। देखिए मैंने ट्रिक याद कर थी, वॉल एंड आओ ये भूलता नहीं है, आओ इंटू 100, लव वॉल इंटू 100। ठीक है, होल अपॉन लूप इंटू 100 हमारा हो जाएगा फुरवाटा इंडेक्स, और आर्क अपॉन वॉल इंटू 100 हमारा हो जाएगा डेनिकर इंडेक्स। सो लेट्स मूव ऑन, करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The mechanism that can use a gene to move one linkage group to another linkage is known as inversion, translocations, crossing over, duplication. इसका आंसर है डुप्लीकेशन। अब इसका आंसर है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर का वो स्टेप पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर का स्टेप बताइए। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज जनरेटेड बाय ट्रांसलोकेशन बिटवीन। देखिए ये क्वेश्चन फिर से 2024 दिसंबर में रिपीट किया था, 2024 दिसंबर में रिपीट किया था। ठीक है, इसमें पूछा है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज जनरेटेड बाय ट्रांसलोकेशन बिटवीन। सबसे पहले देखिए ट्रांसलोकेशन से जनरेट होता है, एग्जाम में ट्रांसक्रिप्शन दे देगा, नहीं, ट्रांसलोकेशन से जनरेट होता है। क्रोमोसोम्स नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9 उसमें दिया हुआ था, ये सेम ऑप्शन था, बस उसमें दिया हुआ था शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम्स नंबर 9, लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9। ऐसे कंफ्यूज किया हुआ था, लेकिन ये शॉर्ट आर्म पे होता है। देखिए पी और क्यू होते हैं, पी को लॉन्ग आर्म बोलते हैं, क्यू को शॉर्ट आर्म बोलते हैं। ठीक है, पी ऑलरेडी हमारा क्या है, कैप्स में दिख रहा है तो ये बड़ा है, और क्यू छोटे में दिख रहा है तो ये छोटा है। तो शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम्स नंबर 22 एंड क्रोमोसोम्स नंबर 9 यानी क्यू। ठीक है, मे बी आने वाले एग्जाम में पी और क्यू से पूछ दे, तो हमारा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स जो होता है क्रोमोसोम्स नंबर 22 एंड 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन अ मैन विथ हाइपरट्राइकोसिस मैरिड a normal women that the percentage of their son would be expected to have hair years। पता है हाइपरट्राइकोसिस को याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो ईयर्स होते हैं उस पर एक्सेस अमाउंट में हेयर आ जाती है, उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। देखिए इसमें कह रहा है कि मैन क्या है, मैन अफेक्टेड है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें कहा था कि अगर ऐसे पूछा हुआ था कोई क्वेश्चन जिसमें कि मतलब मैन अफेक्टेड थे, लेकिन वो जो एक्स लिंक्ड था। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, एक्स लिंक्ड होगा तो मैन, तो अगर मेल होता है और एक्स लिंक्ड होता है, इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम फीमेल की साइड से आया है, तो वहाँ पे 0% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे हाइपोट्राइकोसिस मैरिड, मैन क्या है यहाँ पे, कैरियर क्या है, मैन है, यानी जो हाइपोट्राइकोसिस है वो वाई लिंक्ड रिंग डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड है। और वो क्या होता है, वो एक्स वाई, देखें एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल। ठीक है, अब हमारे कह रहे हैं कि हाइपरट्राइकोसिस मैरिड द नॉर्मल वीमेन हमारी नॉर्मल है, परसेंटेज ऑफ देयर सन्स वुड बी एक्सपेक्टेड हेयर। अगर यहाँ पे मेल चाइल्ड होने की क्या संभावना है, एक्स और वाई, तो वीमेन तो नॉर्मल है, और मेल तभी होगा जब फीमेल मेल की तरफ से वाई आएगा। तो ये क्या हो गया, वाई प्लस एक्स, मतलब एक्स क्या है हमारा, नॉर्मल है, यानी 50% तो चीज़ें क्या है, नॉर्मल है, और 50% क्या है, अफेक्टेड है। सिंपल नॉर्मल, कोई रूल रेगुलेशन इसमें नहीं लगाना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 50 हो जाएगा। हाइपरट्राइकोसिस के बारे में देख लेंगे। हाइपरट्राइकोसिस जो होता है उसमें एक्सेस हेयर हो जाती हैं ईयर पे या बॉडीज पे, ये होता है हाइपरट्राइकोसिस। मे बी एग्जाम में कभी पूछ दे।
चलिए देखिए, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? चैन टर्मिनेटर, डीजेनरेटर न्यूक्लियोसाइड्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस जो होती है वो वीएनटीआर लोकाई पे काम करती है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, जहाँ पे सेम बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, इस पे काम करती है। ठीक है, अगर एग्जाम में RFLP ऑप्शन आया, रिस्ट्रिक्शंस फ्रेगमेंटेड लिंकेज ऐसे कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, अगर ये आया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं है, तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट लोकाई हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 3। हु प्रूव्ड द वैलिडिटी ऑफ 3 एज सिस्टम्स यूजिंग स्टैटिग्राफी? हाँ देखिए, ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाला था। देखिए, एक स्टैटिग्राफी का यूज लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन, क्या होता है? लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन, लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन पे सबसे पहले जो काम किया था वो J.J.A. वॉर्सो ने किया था, इसको लॉ ऑफ वॉर्सो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 3 एज सिस्टम जो दिया था वो C.J. थॉमसन ने दिया था, C.J. थॉमसन ने जो दिया था वो 3 एज सिस्टम दिया था, लेकिन स्टैटिग्राफी पे जो काम किया था, स्टैटिग्राफी को आइडेंटिफाई करते हुए किस 3 एज सिस्टम को अप्रूव्ड किया था वो थे J.J. वॉर्सो। उन्होंने लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन दिया था और इसी के बेसिस पे उन्होंने इसको वेरीफाइड किया था। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकल आहार वेयर इज, आहार वेयर कैसे होते हैं? आहार वेयर ब्लैक एंड रेड वेयर विथ डेकोरेटेड इन वाइट। अभी हम देखेंगे पोर्ट्रेट ट्रेडिशंस के बारे में। ठीक है, तो रेड स्लिप्ड वेयर विथ डेकोरेशन इन ब्लैक, रेड पेंटेड बफ वेयर एंड क्रीम स्लिप्ड वेयर विथ डेकोरेशंस इन वाइट। देखिए, आहार बानर कल्चर जो होता है, आहार बानस कल्चर, आहार बानस कल्चर में 4 साइट बहुत फेमस है। ये 4 का कॉम्प्लेक्स है, वो हम देखेंगे जब डिटेल में स्टडी करेंगे कौन कौन सी ये 4 कॉम्प्लेक्स आते हैं आहार बानस कल्चर में। आहार बानस कल्चर पोर्ट्रेट ट्रेडिशंस हमारा कौन सी यूनिट का है? पोर्ट्रेट ट्रेडिशंस। ठीक है, आहार बानस कल्चर करेक्ट नंबर इज 1। ठीक है, ये जो होती है आहार बानस में ब्लैक और रेड वेयर्स होती हैं। ये रेड इसलिए रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। ठीक है, ब्लैक और रेड वेयर्स होती हैं और काफ़ी अच्छे से ये डेकोरेटेड होती हैं, पेंट वेंट ऐसे ऐसे कुछ भी बना हुआ होता है। ठीक है, आहार बानस कल्चर करेक्ट ऑप्शन इज 1। आहार बानस कल्चर। ठीक है, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाई एज ए ट्रेडिंग साइट? लोथल है, लोथल हमारी ट्रेडिंग साइट है, लोथल हमारी ट्रेडिंग साइट है। ठीक है, सुरका तोड़ा नहीं होगी, कालीबंगन नहीं होगी, लोथल गुजरात की है, चैनगारो पाकिस्तान की है, सुरको ताड़ा भी देखिए पाकिस्तान की है, चानुदारो भी पाकिस्तान की। ये सुरका तोड़ा नहीं है, ये एक बार मुझे कन्फ्यूजन हो गया था अरेंजमेंट करने में क्लास में ही। सुरको ताड़ा भी हमारी पाकिस्तान की है, चानुदारो और कालीबंगन तो हमारी यहाँ की है। लोथल हमारी ये ट्रेडिंग साइट है। चलिए नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द माइक्रोलिथ इन द रॉक शेल्टर ऑफ मिर्जापुर? देखिए, मिर्जापुर रॉक शेल्टर को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? AC डीप मिर्जापुर रॉक शेल्टर डिस्कवर द माइक्रोलिथ्स इन रॉक शेल्टर इन मिर्जापुर। मिर्जापुर से आगे देखो माइक्रोलिथ रॉक शेल्टर, इसका हो जाएगा AC कार्लिली। AC कार्लिली मैंने एक बार और बताया था कि ये मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड है, मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड है। और मेसोलिथिक साइट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पे माइक्रोलिथ्स पाए जाते हैं, माइक्रोलिथ्स पाए जाते हैं और AC कार्लेले ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था माइक्रोलिथ्स को। मिर्जापुर की एक है लेखनिया साइट है शायद, लेखनिया आप लोग देखिएगा लेखनिया है या लेहनिया है,
पर मेरे हिसाब से लेखनिया साइट है। ये मिर्ज़ापुर की साइट बहुत फेमस है और यहाँ से माइक्रोलिथ्स के एविडेंस पाए गए हैं। ठीक है। डीपी अग्रवाल हमारे आदमगढ़ केव से रिलेटेड, आदमगढ़ केव ही है ना, एक तो मिर्ज़ापुर है सिलेबस में और दूसरी जो साइट है हमारी, देखने दीजिए मुझे कौन सी साइट है सिलेबस में। वैसे तो आदम इंडस वैली सिविलाइजेशंस, माइक्रोलिथ, सतारू, न्यूलिथिक पीरियड इन इंडिया, प्री हिस्ट्री केव, आदमगढ़, ठीक तो हूँ। आदमगढ़, डीपी अग्रवाल ने आदमगढ़ केव साइट को एक्सकेवेट किया था, आदमगढ़ केव साइट को। रॉबर्ट फुट हमारे जो थे ये ये तो फादर हैं और इन्होंने बेसिकली त्रिनेल वैली साइट को एक्सकेवेट किया था। व्हीलर हमारी हड़प्पन साइट से रिलेटेड है तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बियर ए रिजेंबल टू द बंदरवाला फैक्ट्री साइट श्रीलंका। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया जा चुका है। बंदरवाला फैक्ट्री साइट, बंदरवाल फैक्ट्री साइट के बारे में बात करता है श्रीलंका। बंदरवाल फैक्ट्री साइट जो है तेरी से रिलेटेड है, तेरी से रिलेटेड है। ठीक है, तेरी है, सुरकापुर है, सराय नहर राय है, कुलडीवा है। यहाँ पे हम तेरी लेंगे। तेरी क्यों लेंगे कि तेरी में जो काम किया था 3 लोगों ने काम किया था, मैंने पहले भी बताया है, ए, जेड, और ए से हमारे थे ये अनंत सयंगर करके थे, और जे से हमारे जेनर थे, और ए, जे, और शायद यहाँ पे एक और व्यक्ति थे, रॉबर्ट फुट ही थे शायद, रॉबर्ट फुट थे। 3 लोगों ने मिलकर काम किया था और ये तमिलनाडु प्लस श्रीलंका, तमिलनाडु प्लस श्रीलंका की 11 साइट पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, 11 साइट पे इन्होंने मिलकर काम किया था। तो ये जो बंदरवाल फैक्ट्री साइट है ये हमारी श्रीलंका के अंडर में आती है। ये तेरी की 11 साइट पे काम किया गया था। ठीक है, हु डिटरमाइन द एज ऑफ द पैलेस्टोसिन इपोज, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। एच दानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अल्चिन और FR अल्चिन ने नहीं किया था, टेरा डी पटर्सन ने भी नहीं किया था, और HD संकालिया ने भी। इसका करेक्ट ऑप्शन है HH दानी। इवन दो कि टेरा डी पटर्सन ने काम किया था बट इस एज का पैलेस्टोसिन इपोज को HH दानी ने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्विमिंग ब्लो मेथड, इसका आंसर नहीं लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 89, क्वेश्चन नंबर इज 89। लेट मी चेक। AC कार ले ली, तेरी साइड श्रीलंका, स्विमिंग ब्लो इज अ कैलेक्टोनियन टेक्निक, कैलेक्टोनियन टेक्निक, स्विमिंग ब्लो मेथड हम कहते हैं कैलेक्टोनियन टेक्निक को, इसको याद रखेंगे। स्विमिंग ब्लो मेथड इज नोन एज कैलेक्टोनियन टेक्निक। स्विमिंग, फिर से पूछ देगा ये, स्विंगिंग ब्लो मेथड, स्विंगिंग ब्लो मेथड किसको बोलते हैं, हम कैलेक्टोनियन टेक्निक को बोलते हैं। कैलेक्टोनियन टेक्निक को हम स्विंगिंग ब्लो मेथड बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who named the wall technique as a parallevolois। वॉल टेक्निक को parallevolois किसने बोला था, वॉल टेक्निक को parallevolois टेक्निक, वॉल टेक्निक को parallevolois टेक्निक किसने बोला था। फर्स्ट है फ्रैंकिस बोर्ड, सेकेंड है लुइस बिन्सफोर्ड, फिर है गोल्डन चाइल्ड, फिर है GL पोसे। करेक्ट ऑप्शन इज फ्रांकोइस वॉल टेक्निक पारालेवलोइस, वॉल टेक्निक पारालेवलोइस को फ्रांसिस बोट्स ने बोला था। करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन रिगार्डेड एज द प्रिकर्सर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म।
चेक इनको प्रिकर्सर बताया जाता है पोस्ट मॉडर्न। जेकर रोनाल्ड एडेन तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थे, तो इनको तो हम हटा देंगे। टीम इन गोल्ड भी नहीं थे क्योंकि टीम इन गोल्ड तो बहुत ये भी उसी में काम किए थे। क्लिफोज ग्रिट और फ्रेडरिक बार्थ ये जो थे वो प्रिकर्सर थे। क्यों? क्योंकि क्लिफोर्ड ग्रिट हमारे डीप इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी से रिलेटेड है, और फ्रेडरिक बार्थ ने स्वाद पैटर्न की स्टडी की थी, एथनिसिटी की। इन्होंने कहा था बाउंड्री सेट की थी 1959 में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन को कौन सी प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट करती है? डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, पैरोक्लाइजेशन, अनटचेबिलिटी। देखिए अनटचेबिलिटी तो होगा नहीं, तो दो ऑप्शन ऐसे ही गए। डोमिनेंट कास्ट और वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन में डोमिनेंट कास्ट का हाँ वो अपवर्ड मूवमेंट होता था, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पे कॉमन है ए और बी दोनों में। तो डोमिनेंट कास्ट बेटर ऑप्शन है हमारा पैरोक्लाइजेशन, तो इसीलिए हम बी और सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज 2। पियरे बारूदी देखिए, एनालाइज द डिफरेंट फैसेट ऑफ कैपिटल विच इंक्लूड। इन्होंने कैपिटल, पियरे बारूदी का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने कैपिटल दिए थे, और इनके बेसिस पे जो कैपिटल थे वो सोशल, ह्यूमन कैपिटल नहीं दिया था उन्होंने, सोशल कैपिटल था, कल्चरल कैपिटल था और सिंबॉलिक कैपिटल था। एक और कैपिटल पियरे बारूदी ने दिया था, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं दिया था। सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल। सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल। इवन दो जो एक लास्ट वाला था ना वो उन्होंने बहुत बाद में दिया था, तो इसीलिए उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, बट उसको भी मैंने पढ़ा था, उसको भी मतलब बाद में ऐड कर लिया गया था, लेकिन वो ह्यूमन कैपिटल तो नहीं था, इसीलिए बी और सी डी सही है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94 Which of the following movements are involved in the context of globalization? Trade goods, information, infectious disease, human right. ह्यूमन राइट का ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में कोई मूवमेंट मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं था, तो ट्रेड गुड्स है, इंफॉर्मेशन से, इन्फेक्टियस डिजीज है। ए बी सी करेक्ट ऑप्शन इज 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर से रिलेटेड है। आप देखोगे तो अभी जस्ट 2 दिन पहले जब हमने शेड्यूल्ड ट्राइबल अप्रोच किया था वहाँ पे आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 95 है ना, देखिए वहाँ पे हमने बहुत सारे आर्टिकल किए थे जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, वेलफेयर से अलग हैं, उनके जॉब से अलग है, तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग। एक सेकेंड, चलिए एक बार मैं इसको चेक करती हूँ कौन कौन से आर्टिकल हैं। वैसे 342 आर्टिकल ये कहता है, 342 बहुत फेमस आर्टिकल है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइबल डेवलपमेंट अप्रोच कौन सी यूनिट है? ये 9th यूनिट का पार्ट है। लेट मी चेक इन 9th यूनिट, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं। 330 जो है वो रिजर्वेशंस प्रोवाइड करता है। 9th यूनिट, 9th यूनिट 8, 9 ओके, मैं आ गई यहाँ पे 9th यूनिट पे हूँ। 9.4 शायद वो 9.6 यूनिट है। 9 कमिटी, वॉलंटियर एजेंसी भी ऑलरेडी डन, माड़ा ट्राइब, कॉन्स्टिट्यूशनल, वेलफेयर, पॉलिटिकल सेफगार्ड। देखिए ये 330 वाला तो ये पॉलिटिकल सेफगार्ड है, ये लोकसभा में रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड करता है। 330 333 तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एंड वेलफेयर वाले से देख लेते हैं। सेफ एम्प्लॉयमेंट सेफगार्ड हमारा 335 330 लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब को वो प्रोवाइड करता है।
342 आर्टिकल ये कहता है कि जो भी ट्राइब 344 में मेंशन है, जो भी ट्राइब 344 में मेंशन है उनको सबसे पहले 342 की क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। यानी जो भी ट्राइब 342 की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी वही जाके 344 आर्टिकल के तहत उसको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेफगार्ड 330, 332, 332 रिलेटेड नहीं है, 332 नहीं होगा, 33 भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब के हिसाब से ये होना चाहिए हमारा 330, क्योंकि ये वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से। ये लोकसभा में, चलिए 33 आर्टिकल देख लेते हैं, ये 33 आर्टिकल है क्या, क्योंकि बुक में ये 33 मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 333 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकली अलाउ द स्टेट गवर्नर टू नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, एंग्लो इंडियन का है जो कि ये तो 104 से ख़त्म कर दिया गया था, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, गलत दिया हुआ है किताब में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल आर्टिकल 330। ये लोकसभा में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब को। देखिए 330 होता है, ठीक है, 342 तो इनको ये शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ 344 आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें लगाना है, ओके गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो ए सही है, ए और डी तो पक्का सही हो जाएंगे, ए और डी पक्का सही है, 3 का कोई रिलेशन नहीं है, तो सी को एलिमिनेट कर देंगे, सी गया, सी गया, सी गया, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए बी डी आ गया। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल रिलेटेड है, यानी 330 था, 342, 344, इसके अलावा भी और बहुत सारे आर्टिकल रिलेटेड हैं, बट हमें ये याद रखने हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following flow the comparative approach of the Morgan Tyler have been identified by the Franz Boas, the method of ethnology, the assumptions of unilinear evolutions। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, द नोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड एवोल्यूशनरी सर्वाइवल, द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द वीक डेटा एंड इन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। देखिए सबसे पहली चीज जो मॉर्गन थे, ईबी टाइलर थे और फ्रांस बोआस थे, इन्होंने यूनिलीनियर इवोल्यूशंस को प्रमोट किया है। कौन कौन है, मॉर्गन टाइलर और बोआस, इन तीनों ने यूनिलीनियर इवोल्यूशंस को प्रमोट किया, तो बी तो पक्का सही हो जाएगा। एथनोलॉजी में इनका यूज़ नहीं किया था, इन्होंने जो यूज़ किया था मोस्ट ऑफ देम आर, इन्होंने एथनोलॉजी को यूज़ नहीं किया था, बेसिकली इनको वो बोला जाता है ना कि फील्ड वर्क इन्होंने ज़्यादा नहीं किया था। ठीक है, तो कुछ एक नाम रखते हैं स्टूडेंट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो इन्होंने एथनोलॉजी का भी यूज़ नहीं किया था, तो ए को हटा देंगे और बी सही है, तो ए को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे बी और सी डी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ए गया, ये भी गया, ये भी गया, लास्ट वाले में भी ये था, तो बी और सी डी ऑप्शन आ जाएगा। बी हमें पता है कि बी सही है, ये इन लोगों ने, मॉर्गन टाइलर और बोआज ने यूनिलीनियर इवोल्यूशंस को फॉलो किया था। द नोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज एवोल्यूशनरी सर्वाइवल, ये भी सही है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द बिग डेटा इन अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, ये भी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन द बिग डेटा एंड इन अप्रोप्रिएट, आर्म चेयर थे तो कहाँ से लाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी सी एंड डी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, कितने क्वेश्चन है इसमें। द एम्फेसिस ऑन द वीमेन
world led to series of ethnography which focus on the women such as Jenny Briggs, Canadian Inuit, and Annie Venner to re-study of Provincial Islander 1952 की स्टडी है इनकी. इन्होंने मेलिनोस्की को क्रिटिसाइज कर दिया था. एंड Hortense Powdery Maker on the Field Work Expectations, and Michael Rosaldo on Here Head Hunting Ilangot. मैंने कहा ना, देखो माइकल रोसाल्डो ऑन हेड हंटिंग इलांगोट. ये जो माइकल रोसाल्डो की हेड हंटिंग इलांगोट, ये फिलीपींस की ट्राइब है. फिलीपींस. ये केस स्टडी बहुत अच्छी है, पढ़िएगा इसे. रोसाल्डो ने बाद में इनकी डेथ हो गई थी. माइकल रोसाल्डो जो फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, इनकी डेथ हो गई थी. और इनकी डेथ होने के बाद इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने जाके फिर से स्टडी, मतलब दोनों साथ में ही थे, लेकिन इनकी डेथ होने के बाद इन्होंने हेड हंटिंग प्रोसेस की स्टडी की थी फिलीपींस में. तो ये तो रिलेटेड है ही नहीं. वीमेन वर्ल्ड लेड टू सीरीज ऑफ एथनोग्राफी विच फोकस ऑन द वीमेन. ठीक है. जीन ब्रेगिन द कैनेडियन इनोइट, बी तो पक्का है, बी सही है. एनी वेनर ये स्टडी रॉबिन आइसलैंड. एंड पाउडरी मेकर एक्सपेडिशन, ये हॉर्टीन, ये भी है. ये पाउडरी मेकर द फील्ड ड्राइव पे स्टडी की थी. तो ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज 1. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एट्रीब्यूट टू जाति. जाति इज एक्सोगेमस एंड यूनाइट. एक्सोगेमस नहीं होती है जाति, इंडोगेमस होती है. ए को एलिमिनेट करेंगे, हमारा बी सी डी ऑप्शन आ जाएगा. जाति जो होती है एक्सोगेमस नहीं होती है. इंडिया में इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं. जाति जो होती है वो इंडोगेमस होती है. इंडोगैमस, अपनी जाति में ही शादी होती है, दूसरी शादी में इंडिया का रूल है, अब तो हो भी जाती है. तो इंडोगैमस जाति जो होती है इंडोगैमस होती है, नॉट एक्सोगैमस. दे आर हायरार्किकली ग्रेड. हायरार्की होती है, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय. पहले ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होती हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्रास होते हैं. सो ये हमारा हायरार्कीज होता है. सॉरी, ऐसे जाता है, सबसे टॉप पे ब्राह्मण होते हैं. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे लिंक्ड होते हैं. फिर सेवरल टाइप ऑफ इंडिया जाति हैव इंटर विलेज एंड इंट्रा विलेज एंड इंटर विलेज मैकेनिज्म ऑफ द सोशल कंट्रोल एंड कन्फ्लिक्ट. सही बात है. करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा. ए को एलिमिनेट कर देंगे. ए को देखिए, ए को एलिमिनेट करते ही ऑप्शन आ जाएगा. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 98. The interpretive anthropology Clifford Chris published the following. The Interpretation of Culture 1973. Culture bias इनका नहीं था. Work and Life, The Anthropologist as Author 1998. Work and Lives इनकी 1998 2000 के आसपास की किताब थी. The Religion of Java, जावा में इन्होंने बालिनेस कॉक फाइट की स्टडी की थी 1960 में. ठीक है. तो ये इनकी किताब थी. तो फर्स्ट, सबसे पहले इन्होंने रिलीजन ऑफ जावा की स्टडी की थी. उसके बाद द वर्क एंड लाइफ इनकी वो 2000 की किताब थी. एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर हार्मेनेटिक्स इन्होंने यूज़ किया था 1973. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. बाइस इनकी नहीं थी, कल्चरल बाइस इनकी नहीं थी. करेक्ट ऑप्शन इज ए सी एंड डी. ए सी एंड डी. क्लिफोर्ड क्रिस इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है. ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज कल्चरल सजेस्टेड दैट लेस्ली वाइट ने कौन से कल्चर को सजेक्ट किया था. टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, सेंटिमेंटल एंड बिहेवियरल. सेंटिमेंटल जैसा इन्होंने कोई कल्चर नहीं दिया था. इन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल दिया था, फिर आइडियोलॉजी, फिर बिहेवियर के बेसिस पे वो क्या करते थे, अपने टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करते थे. इनका फॉर्मूला भी है कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा, इनका फॉर्मूला भी है, यानी वो इसको इन्हेंस करते थे. ठीक है. बिहेवियर के बेसिस पे टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करते थे और उससे उनकी आइडियोलॉजी डेवलप होती थी. तो इन्होंने टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल और बिहेवियरल दिया था. सेंटिमेंटल जैसा कुछ था नहीं इनका. करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड डी. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलील फ्रीक्वेंसी इज ट्रू. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है. कह रहा है सम ऑफ एनी सेट ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1. ये तो मुझे सही लग रहा है कि हमेशा P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1. हार्डी बेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग ये सही है. फिर कहता है
if an allele is missing from an population, is the frequency is 0? देखेंगे. If there are 2 allele at the locus and we know that frequency of one of them, we can obtain the frequency of other by subtractions. कह रहा है if there is 2 allele at the locus, एक allele है उस पर, एक locus है उस पर हमारे 2 allele हैं, and we know frequency of one of them, एक की हम frequency जानते हैं, जैसे एक की frequency 0.5 है, and the frequency of other by subtractions, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 होगी. तो 1 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा. तो हम ये ऑप्शन भी सही है. कह रहे हैं इफ 2 पॉपुलेशन हैव द सेम जीन फ्रीक्वेंसी फॉर ए लोकस, बोथ विल बी इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. हाँ सही है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है लोकस पे, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो ये सेम है, तो ये फॉलो करेगा. तो ये भी सही है, ये भी सही है. इफ एरियल फ्रीक्वेंसी मिस फ्रॉम पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी 0, नो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होनी चाहिए, ये आइडियल पॉपुलेशन होती है. तो ए सी एंड डी, ए भी सही है सी भी सही है. लेट मी चेक, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. करेक्ट ऑप्शन इसका ए बी एंड सी है, डी नहीं है. If 2 population have the same gene frequency for a locus, both will be in Hardy-Weinberg equilibrium. इसका पता नहीं क्या है, पर ये शायद सही नहीं दिया हुआ है. करेक्ट ऑप्शन इसका है ए बी सी, यानी if the allele is missing from a population, the frequency is 0. अच्छा, जब कोई पॉपुलेशन मिस हो जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी 0 होगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए बी सी. आप इसको देख लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी है. ठीक है, पता नहीं कैसे कह रहा है कि 2 पॉपुलेशंस जो होगी सेम जीन फ्रीक्वेंसी लोकस पे, बोथ विल बी इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. अच्छा हाँ, ये क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग ने जो फॉलो किया था वो आइडियल पॉपुलेशंस के लिए फॉलो किया था. ऐसा भी हो सकता है किसी 2 पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन वो डिफरेंट, ऐसा भी हो सकता है कि ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो ना करें. तो इसके अकॉर्डिंग ए बी सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 102, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, चलिए देख लेते हैं क्या होता है. देखिए, अफेक्टेड फीमेल कम्स फ्रॉम अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड टू कैरियर मदर. कह रहे हैं कि जो फीमेल होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है. ये क्या है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है अफेक्टेड फीमेल कम्स फ्रॉम अफेक्टेड फादर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यानी फादर में भी एक्स वाई है और मदर में एक्स एक्स है. ठीक है. अफेक्टेड आर कैरियर मदर. हाँ, ये ऑप्शन सही है, गलत नहीं है, सही है, क्योंकि फीमेल जब भी होगी तो इनका एक्स आएगा और इनका एक्स आएगा. तो ये अफेक्टेड अगर मेल है यानी एक्स लिंक्ड है, तो एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो ये एक्स तो इससे आएगा, लेकिन ये जो मदर है एक्स, ये कैरियर की तरह वर्क करती है. तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा. फिर है मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल आर मेल. मेल बहुत अफेक्ट होते हैं इससे. जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है इससे मेल बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. ठीक है. फिर कह रहा है कि द ट्रेड नेवर स्किप जनरेशन. एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये जनरेशन को स्किप भी कर सकता है. ट्रेड नेवर स्किप जनरेशंस. एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है वो जनरेशन को स्किप कर देता है. ये इसका जो मूवमेंट होता है ये वर्टिकल होता है, नॉट अ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल होगा तो वो किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा, जबकि वर्टिकल होगा तो वो जनरेशन को स्किप कर देता है. ठीक है. तो ये ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है. शी को एलिमिनेट करो. सी गया, शी गया, शी गया. करेक्ट ऑप्शन इज ए बी डी. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड आर फाउंड इन एक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स लिंक ट्रेड आर फाउंड इन
एक्स क्रोमोसोम्स, ये ऑप्शन सही है। देखे कैसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम एक बार देखते हैं एक सेकेंड दीजिए मुझे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के बारे में देखेंगे कि आखिर किसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किसमें वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछ दिया गया, ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सो लेट मी सी। देखिए एक होता है हमारा देखिए जो रिसेसिव डिजीज होते हैं, देखिए एक होता है डोमिनेंट डिजीज, एक होता है हमारा डोमिनेंट डिजीज, एक होते हैं हमारे रिसेसिव डिजीज। ये रिसेसिव ही डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, रिसेसिव डिजीज जो होता है वो बेसिकली सभी जनरेशन में पाया जाता है। सॉरी, डोमिनेंट जो होता है प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, क्योंकि वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट है तो सब में पाया जाएगा। और जो रिसेसिव होता है वो सभी अपसेंट स्किप करता है जनरेशन को, स्किप जनरेशन। किसी टाइम रिसेसिव है तो नहीं डोमिनेंट हुआ तो उस कंडीशन में जनरेशन को स्किप कर देता है। जो डोमिनेंट होता है उसका मोमेंट जो होता है वो वर्टिकल इनहेरिटेंस होता है, वर्टिकल इनहेरिटेंस होता है। जबकि हमारा रिसेसिव का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस होता है, हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस होता है, हॉरिजॉन्टल इनहेरिटेंस होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये वर्टिकल है तो ये कोई मेल है, इनकी शादी हुई फीमेल से, फिर इनके बच्चे हुए जो भी हैं, तो ये क्या है, ये वर्टिकल है तो ये कंटिन्यू ट्रांसफर होगा, यानी इनमें भी होगा इनमें भी होगा। और हॉरिजॉन्टल है सभी जनरेशन में पाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल है मतलब इनकी किसी से शादी हुई, फिर इनके बच्चे हुए, फिर सॉरी इनके कैसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं। फिर इनकी किसी से शादी हुई, फिर इनके बच्चे हुए, तो ये क्या करेगा, इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है, यानी एक जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, इसको स्किप करके फिर इस जनरेशन में आ गया, मदर के थ्रू इस जनरेशन में आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, ऐसे ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए जो हमारा रिसेसिव होता है वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होता है और जनरेशन को स्किप कर देता है, जबकि डोमिनेंट हमारा नहीं स्किप कर सकता है। तो इसके बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हाँ ये क्वांटिटेटिव ट्रेड्स वाला देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इससे 2025 में क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे, तो मे भी चांस है कि फिर से 2026 में भी रिपीट करें। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।